नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 अप्रैल सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों के लिए आई राहत, अब सिकुड़ा, टूटा व चमक खो चुका गेहूं भी खरीदेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में गौशालाओं के लिए अच्छी खबर, अब साल में एक मुश्त 2 बार मिलेगा चारे के लिए पैसा। गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे आमजन के लिए खुशखबरी, LPG बुकिंग पर फिर मिलेगा इस सुविधा का लाभ। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करना पड़ा महंगा, हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायक सस्पेंड। रेवाड़ी सिविल अस्पताल की OPD के समय में किया बदलाव, जानेंगे नया टाइम टेबल। हरियाणा में 10वीं व 12वीं के एडमिट कार्ड आज होंगे जारी, डाउनलोड कर पाएंगे विद्यार्थी, 21 से देंगे एग्जाम। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी पहुंचे अभय चौटाला, सरकार को घेरा, बोले कमजोर सरकार के चलते भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का फैसला पास हुआ, पानी को लेकर होगी दिक्कत। HCS परीक्षा के लिए अप्रैल में जारी होंगे एडमिट कार्ड, 26 अप्रैल को होगा परीक्षा का आयोजन। हरियाणा में डिजिटल जनगणना शुरू, घर बैठे ऑनलाइन डेटा भर सकेंगे, लिव इन में है तो शादीशुदा बताना होगा, इसी तरह के कई क्वेश्चन भरने होंगे। अनुपमा अंजलि होंगी अब महेंद्रगढ़ की नई DC, कैप्टन मनोज कुमार का हुआ तबादला, वित्त विभाग में लगाए गए नए विशेष सचिव। डोनाल्ड ट्रंप बोले इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हुए, दोनों देशों से बात कर सहमति बनाई, गुरुवार रात 2:30 बजे से फैसला लागू। और YouTube ऐप से पूरी तरह से हटा सकेंगे शॉर्ट्स, टाइम मैनेजमेंट में नया 0 मिनट का ऑप्शन मिला, रील की लत छुड़ाने में मिलेगी मदद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अप्रैल की शुरुआत ठंड के साथ हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। सुबह से ही उमस और दिन में भारी तपिश लोगों को गर्मी का एहसास करा रही है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में आकर गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अप्रैल के बाद गर्मी और अधिक तपाएगी। प्रदेश में रोहतक और फरीदाबाद सबसे अधिक गर्म रहे हैं, जहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन में लू जैसे हालात बनने लगे हैं। वहीं हिसार, नारनौल, गुरुग्राम, नूंह और जींद में तापमान 39 डिग्री के आसपास रहा है, जिससे यहां भी दिन में तपिश बढ़ गई है। बढ़ते तापमान को देखते हुए गर्मी के तेवर साफ दिखाई पड़ रहे हैं। रातें पहले से अधिक तुलना में गर्म और उमस भरी हो रही हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सिरसा जैसे इलाकों में रात का तापमान अधिक हो रहा है, जिससे यहां गर्मी का एहसास अधिक है। राज्य में 20 अप्रैल तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 17 और 18 अप्रैल को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर से राज्य में बादलवाई देखने को मिल सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी और हवाएं चलने की संभावना है, जिससे गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। वहीं 19 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा और तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी और अधिक बढ़ेगी। अनाज मंडियों में बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन की परेशानी से जूझ रहे हरियाणा के किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद के नियमों में ढील प्रदान की है, जिसके बाद अब सरकारी एजेंसियां वह गेहूं भी खरीदेंगी जिसके दानों की चमक बारिश की वजह से कम हो गई है। सरकार ने 70% तक चमकहीन होने वाले गेहूं को खरीदने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सिकुड़े हुए और टूटे हुए दानों की खरीद सीमा में भी बड़ी छूट प्रदान की गई है। अब 15% तक छोटे व टुकड़े हुए गेहूं को भी खरीदा जाएगा, जो कि पहले यह सीमा 6% थी। सरकार ने साथ में ये भी निर्देश जारी किए हैं कि क्षतिग्रस्त और मामूली रूप से क्षतिग्रस्त दोनों तरह की कुल मात्रा 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह राहत केवल रबी गेहूं सीजन यानी 2026-27 सीजन के दौरान दी गई है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। बता दें कि इन 5 विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध को मतदान करने की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के पक्ष में मतदान किया था। अब इनके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की है। क्रॉस वोटिंग करने वाले इन 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें पार्टी के आधिकारिक रुख का उल्लंघन करने वाले विधायकों को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई थी। क्रॉस वोटिंग के चलते जिन 5 विधायकों को कांग्रेस हाईकमान द्वारा सस्पेंड किया गया है, उनमें रतिया विधानसभा क्षेत्र से जर्नैल सिंह, हाथीन विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद इसराइल, पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद इलियास, साडोरा विधानसभा क्षेत्र से रेणु बाला और नारायणगढ़ से शैली चौधरी शामिल हैं। पार्टी के पास 37 विधायक थे। यहाँ जीत के लिए 31 वोट चाहिए थे। जीत के आंकड़े से ज्यादा वोट होने के बावजूद भी कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर सिंह बौद्ध को बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई थी, क्योंकि 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे, तो वहीं 4 विधायकों के वोट रद्द हो गए थे।
हरियाणा सरकार प्रदेश में गौ संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राज्य की 619 गौशालाओं के लिए 70 करोड़ 43 लाख 23 हजार रुपए की अनुदान राशि जारी की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों और विधायकों के माध्यम से गौशालाओं में इस अनुदान राशि के चेक भिजवाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भविष्य में अब साल में 4 बार अनुदान देने की बजाय अब गौशालाओं को एकमुश्त साल में यानी 2 बार अनुदान दिया जाएगा। हर 3 महीने के अंतराल पर 4 बार चारा अनुदान दिए जाने से गौशालाओं को परेशानी आ रही थी। अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब साल में 2 बार धान व गेहूं की फसल मंडियों में आने से पहले यह अनुदान राशि गौशालाओं को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य की 29 गौशालाओं के लिए शेड बनाने की अनुमति प्रदान की है, जबकि 68 गौशालाओं में सोलर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब कई गांवों में फिर से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि उन्हें पहले सिलेंडर लेने के लिए खुद गैस एजेंसी जाना पड़ रहा था। यह पिछले दिनों हुई गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण हुआ, जिससे सप्लाई धीमी पड़ गई थी। अगर आप घर बैठे गैस सिलेंडर मंगवाना चाहते हैं तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुकिंग करनी होगी। इसके बाद एक ओटीपी आएगा। इसी ओटीपी के आधार पर डिलीवरी प्रदान की जाएगी। हाल ही में एक और एलपीजी टैंकर भारत पहुंचा है, जिससे सप्लाई बेहतर हुई है। पहले कई टैंकर रास्ते में फंस गए थे, जिससे समस्या बढ़ गई थी। 5 किलो के सिलेंडर के लिए अब एड्रेस प्रूफ की जरूरत भी नहीं होगी। ग्राहक सिर्फ आईडी दिखाकर गैस एजेंसी से सिलेंडर पा सकते हैं। यह सुविधा खासकर मजदूरों और किराएदारों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला थानेसर अनाज मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के फैसले पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कमजोर लोगों की सरकार है, इसलिए इस फैसले का विरोध भी नहीं कर पा रही है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पहले बीबीएमबी में इरिगेशन का एक मेंबर हुआ करता था, उसी की वजह से हरियाणा को अपना हिस्से का पानी मिलता था। साथ ही मैनेजमेंट पर एक प्रेशर भी बना रहता था, लेकिन अब वो मेंबर हटा दिया गया है। साथ ही आने वाले समय में पीने के पानी को लेकर लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया से बातचीत में अभय चौटाला ने कहा कि इस बार मैं खुद गेहूं के सीजन में प्रदेश की हर अनाज मंडी में पहुंच रहा हूं। उन्होंने पहले ही सरकार को साफ साफ कहा था कि आपके फैसलों की वजह से किसानों को सड़क पर उतरना पड़ सकता है। इस चेतावनी के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और किसानों की कई समस्याओं का समाधान हो गया है। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसानों की पेमेंट आपकी गलतियों की वजह से रुक गई या फिर गेहूं के उठान या फिर खरीद में कोई दिक्कत आई तो हम किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो आंदोलन भी खड़ा कर देंगे। हम किसी भी कीमत पर अनाज मंडियां बंद नहीं होने देंगे। बायोमेट्रिक व्यवस्था पर अभय चौटाला ने बहुत तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंगूठे तो अपराधियों के लगाए जाते हैं, किसान कोई अपराधी थोड़े ही हैं। हरियाणा में जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में डिजिटल जनगणना शुरू हो चुकी है। इस नई व्यवस्था का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। सरकार का दावा है कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से जनगणना पहले की तुलना में अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना कर्मी मोबाइल ऐप और टैबलेट के जरिए सीधे ऑनलाइन डेटा दर्ज करेंगे। दोनों फेज में स्वगणना की ऑनलाइन सुविधा भी पहली बार दी गई है। सेल्फ एन्यूमरेशन एक वेब पोर्टल के जरिए होगा, जिसमें लोग घर घर सर्वे से 15 दिन पहले अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे। पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए 16 भाषाएं दी गई हैं। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। जो लोग स्वगणना नहीं करेंगे वे पारंपरिक तरीके से सरकारी कर्मचारी के घर आने पर डेटा दे सकते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उनका डेटा वेरीफाई करने के लिए भी सरकारी कर्मचारी उनके घर आएंगे। काफी समय से साथ रह रहे जोड़े को जनगणना में विवाहित युगल माना जाएगा। वहीं मोबाइल में FM है तो रेडियो गिना जाएगा। मोबाइल पर यूट्यूब देखना टीवी नहीं माना जाएगा। इसके लिए टीवी होना जरूरी है। साथ ही घर में नल हो फिर भी बोतल या कैन का पानी मंगाते हैं तो बॉटल्ड वाटर लिखें। घर के एक हिस्से में खाना बनाते और सोते हैं तो रसोई नहीं मानेंगे। रसोई तभी दर्ज होगी जब घर में अलग से हो। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के लोगों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है। बता दें कि यह नागरिक अस्पताल में OPD यानी आउट पेशेंट विभाग के समय में बदलाव किया गया है। यह नया बदलाव 16 अप्रैल से लागू हो चुका है। यह बदलाव बढ़ती गर्मी, तेज धूप और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब अस्पताल में सुबह की OPD पहले से जल्दी शुरू होगी। सुबह की OPD का समय अब 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। पहले की तुलना में OPD को 1 घंटा पहले शुरू किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में गर्मी में अधिकतम मरीजों को
बेहतर इलाज मिल पाए। अस्पताल में शाम की ओपीडी के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी शाम की ओपीडी पहले की तरह ही शाम 4 बजे से 6 बजे तक जारी रहेगी। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो दिन में कार्य में व्यस्त होने के कारण अस्पताल नहीं आ पाते। इस बदलाव के अनुसार ही सभी स्टाफ को सूचना दे दी गई है और नोटिस भी लगा दिया गया है। यह बदलाव आने वाले 6 महीनों तक लागू रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 21 अप्रैल से होने वाली 10वीं व 12वीं एवं गुरुकुल व विद्यापीठ की द्वितीय वार्षिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड 17 अप्रैल से बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर लाइव होंगे। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में जिला स्तर पर 22 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन परीक्षाओं में लगभग 6298 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे, जिनमें 10वीं के 1972 तथा 12वीं के 4326 परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। 10वीं की परीक्षाएं 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक तथा 12वीं की परीक्षाएं 21 अप्रैल से लेकर 1 मई तक संचालित होंगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर पिछला अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। सभी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट A4 साइज पेपर पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। यदि उनके विवरणों में कोई त्रुटि है तो तुरंत बोर्ड कार्यालय में संपर्क करते हुए शुद्धि करवा सकते हैं। सभी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वेबसाइट पर जारी हेल्पलाइन नंबर 01664 254 309 पर तुरंत संपर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 2 IAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश राज्यपाल की स्वीकृति से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार IAS मनोज कुमार 2012 बैच के, जो कि वर्तमान में महेंद्रगढ़ नारनौल में डिप्टी कमिश्नर यानी DC के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब वित्त विभाग में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। उनकी यह नियुक्ति एक रिक्त पद के विरुद्ध की गई है। वहीं IAS अनुपमा अंजलि, जो 2018 बैच की हैं, जो HSVP फरीदाबाद में प्रशासन और अर्बन एस्टेट फरीदाबाद में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत थी, को अब महेंद्रगढ़ नारनौल का नया डिप्टी कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। वे इस पद पर मनोज कुमार का स्थान लेंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से HCS यानी कार्यकारी शाखा और संबंध सेवाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 पारियों में होगी। 102 पदों के लिए होने वाली इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 20 अप्रैल से डाउनलोड कर पाएंगे। इसे लेकर हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। जारी नोटिस के अनुसार HCS और संबंध सेवाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड 20 अप्रैल से डाउनलोड किए जा सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए HPSC की वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना होगा। परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो ID प्रूफ ले जाना अनिवार्य रहेगा, ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एंट्री करते समय कोई भी किसी तरह की परेशानी न आए। हरियाणा पुलिस विभाग फरीदाबाद की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जा रही है। बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। इच्छुक आवेदक 27 अप्रैल 2026 तक व्यक्तिगत रूप से जिला निरीक्षक कार्यालय सेक्टर 21C फरीदाबाद में अपनी सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में रुपए नहीं देने होंगे। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। रोहतक में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी DIPRO संजीव सैनी को सस्पेंड करने के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने कहा कि सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए एक अधिकारी पर कार्रवाई की है, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। नवीन जैन ने कहा कि ऑफिसर संजीव सैनी को सस्पेंड करके CM ने बहुत बड़ी गलती की है। संजीव सैनी ने पत्रकारिता कर रखी है, न कि ITI से कोई टेक्निकल कोर्स किया है। टेक्निकल काम के लिए संजीव सैनी को प्रताड़ित करना गलत है। इससे पहले भी माइक में गड़बड़ी होने पर एक ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था, जो कि गलत था। नवीन जैन ने कहा कि DIPRO का काम सूचनाओं को CM तक पहुंचाना है, न कि पेचकश व प्लास लेकर टेक्निकल काम करना। यह CM का तानाशाही रवैया है, जिसके खिलाफ समाज को आगे आकर आवाज उठानी चाहिए। यह विभाग तो खुद CM का है, फिर इस गलती के लिए CM को खुद भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नवीन जैन ने कहा कि CM को एक गड्ढा दिख गया तो उस विभाग के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। कल को बिजली चली गई तो क्या बिजली मंत्री अनिल विज को सस्पेंड करेंगे? संजीव सैनी के साथ गलत हुआ है और इसके लिए सैनी समाज को आगे आकर आवाज उठानी चाहिए। जिला परिषद के सदस्य जगदेव सिंह डागर ने कहा कि 5 अप्रैल को CM की श्रेणी में माइक खराब हो गया, जिसके लिए DIPRO
संजीव सैनी को सस्पेंड कर दिया। ये हरियाणा में कैसे फैसले लिए जा रहे हैं? डीआईपीआरओ का काम माइक ठीक करना नहीं है। माइक ठीक नहीं चल रहा तो इसमें डीआईपीआरओ की क्या गलती है? जहां व्यवस्था ठीक नहीं है उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने टाइम मैनेजमेंट का एक नया फीचर जारी किया है। इसके जरिए अब आप ऐप पर शॉर्ट्स देखने की समय सीमा को 0 पर सेट कर सकते हैं। इससे शॉर्ट्स फीड पूरी तरह से हट जाएगी। इसका मकसद स्क्रीन टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करना है। यूट्यूब ने पिछले साल अक्टूबर में शॉर्ट्स के लिए टाइमर फीचर पेश किया था, जिसमें न्यूनतम समय सीमा 15 मिनट थी। जनवरी में इस फीचर का विस्तार करते हुए माता पिता को बच्चों की स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल देने के लिए 0 मिनट का विकल्प लाने की घोषणा की थी। अब यह विकल्प सभी पेरेंट्स के लिए लाइव हो चुका है और धीरे धीरे सामान्य एडल्ट अकाउंट्स के लिए भी रोल आउट किया जा रहा है। जैसे ही आप 0 मिनट की लिमिट चुनेंगे, शॉर्ट्स टैब पर कोई भी वीडियो नहीं दिखेगा। वहां केवल एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि आपने अपनी शॉर्ट्स फीड्स लिमिट पूरी कर ली है। लिमिट सेट करने के बाद होम स्क्रीन से भी शॉर्ट्स के सुझाव हट जाएंगे। भारत में यूट्यूब के करोड़ों यूजर्स हैं और शॉर्ट्स का क्रेज बहुत ज्यादा है। ऐसे में यह फीचर उन लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा जो अनचाही स्क्रॉलिंग की आदत छोड़ना चाहते हैं। जो छात्र या प्रोफेशनल केवल काम की चीजें या फिर लंबे ट्यूटोरियल्स देखने यूट्यूब पर आते हैं, उनका ध्यान अब शॉर्ट्स के सुझाव से नहीं भटकेगा। माता पिता भी अब बच्चों के फोन में शॉर्ट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर पाएंगे, जिससे वे केवल वही कंटेंट देख सकेंगे जिसकी अनुमति दी गई है। लगातार छोटे वीडियो स्क्रॉल करते रहने की आदत को डूम स्क्रॉलिंग कहा जाता है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि मानसिक तनाव और नींद न आने जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 123 अंक की गिरावट के साथ 77,989 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 35 अंकों की गिरावट रही और ये 24,197 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार में मेटल और आईटी शेयरों में खरीदारी रही, जबकि ऑटो और प्राइवेट बैंक में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। वहीं सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 2,273 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 241 रुपए बढ़ा है और 1,53,106 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1,40,245 रुपए प्रति 10 ग्राम तो 18 कैरेट सोने का दाम 1,14,830 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। सोने चांदी में ये तेजी अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीद बढ़ने से आई है। इससे कच्चे तेल की कीमतें गिरी है, महंगाई का डर कम हुआ है और डॉलर कमजोर पड़ा है। इससे निवेशक सोने चांदी की तरफ लौट रहे हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।